हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैंने बताया था कि आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का 50 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो मैंने सोचा कि 50 नहीं, आप लोगों को 75 दिया जाए, क्योंकि 75 यदि देते हैं तो आपको उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे जो कि आपको बन ही जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन मैं नहीं लेकर 75 क्वेश्चन को लेकर आया हूं और आपको एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें ये सभी क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो के बाद मैं वहां पर PDF दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और याद करके एग्जाम में धमाल मचाएंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? तो इसकी आंसर को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन की समझने वाली बात है। सभी मुक्त आवेश, यहाँ पर जोर देने वाली बात है। तो सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, क्या मूल इकाई किसके? ई के पूर्ण गुणज होते, किसके? ई के पूर्ण गुणज होते हैं, तो उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण के लिए सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? इसके दो गुण को लिखे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? इसके दो गुण को हमें लिखना है। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो जब एक धन प्रेक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो वह जिस पथ पर अनुसरण करता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझने वाली क्वेश्चन है। जब एक धन प्रेक्षण आवेश यानी पॉजिटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, मानिए ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो जिस पथ पर अनुसरण करता है यानी जिस पथ पर वह जाना चाहता है उस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के यदि आपको कहेगा दो गुण को लिखे, तो आप ये गुण लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, यह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। यह धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज की ओर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है यह एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं काटती है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और ये सभी 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आज आपको 75 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन उसमें से आपको 90 क्वेश्चन का समावेश है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या तथा उसके गुण, उसमें विद्युत क्षेत्र रेखा को गुण को बारे में आपको पूछ सकता है, तो उसमें 2 क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो इसकी परिभाषा आपको देना है। आपको ये क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोनों को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में आप त्रिभुज में पढ़े होंगे। लंबवत क्या होता है? किसी क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की
बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये परिभाषा है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो इनसे जुड़े हुए आप यदि 1, 2, 3 पॉइंट याद रखते हैं, यदि आपको मानते हैं कि लंबवत वहाँ लिखे लेकिन लवत और लवत लिखा गया, ऊपर आंसर छूट गया, तो आपको वहाँ पर नंबर काट लिया जाता है। यदि आप 1-2 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर क्या क्या है 1-2 पॉइंट लेकर आया हूँ। यदि आपको 1-2 शब्द गलत हो जाते हैं तो आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही चेक करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, आप इसे याद रखेंगे। 2 नंबर है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। तीसरा पॉइंट है विद्युत फ्लक्स जो है इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर है तो इसे वोल्ट मीटर इन्वर्स भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। वोल्ट प्रति मीटर को वोल्ट मीटर इन्वर्स भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये भी रह सकता है और ये भी दोनों रह सकता है, तो आप इसे चूकेंगे नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो आपको मैंने विद्युत क्षेत्र क्या है तथा इसके गुण को लिखे, तो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है और यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो अब यहाँ पर कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आप उसका रीजन भी आप जान लीजिए क्यों नहीं काटती है। तो इसका आंसर है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि यदि यह एक दूसरे को काटे तो कटौन बिंदु पर दोनों वक्रों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा 2 परिमाण विद्युत क्षेत्र में व्यक्त करती है, जो वास्तविकता में संभव नहीं है। क्या कहता है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटे तो कटौन बिंदु पर दोनों वक्रों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा दोनों वक्रों ऐसे जो खींची गई स्पर्श रेखा 2 परिमाण विद्युत क्षेत्र व्यक्त करता है। क्या करता है 2 परिमाण विद्युत क्षेत्र व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है, जो कि ऐसा संभव कभी भी नहीं है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 गुण को लिखें। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो इसके 2 गुण को लिखें। आपको याद कराने के लिए मैं ये वीडियो को लेकर आया हूँ, नहीं तो आपको बहुत आसानी से तुरंत मैं कराकर आपको सिर्फ PDF देता, आप याद कर लेते, लेकिन आप याद कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। यदि आप समझेंगे तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो समझिए और वीडियो को फुल वॉचिंग देखिए। यह एक ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 गुण को लिखें। तो यह एक ऐसी युक्ति है, कौन, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को उसके तीव्रता में बहुत ही कम हानि के द्वारा उसके तीव्रता को बहुत ही कम हानि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कहता है क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो उसमें कम हानि, मतलब ये प्रकाश को बहुत ही कम हानि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है या पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए आपको यदि ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसके उपयोग को लिखे 2 नंबर में पूछेगा, तो आप दो गुण याद रखेंगे और उसे लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यदि आपको पूछ लेगा ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग को लिखे, तो कम से कम आपको 4 उपयोग को याद रखना है और उन्हें लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर
पॉइंट को देखते हैं तो इसका उपयोग अंतर्दर्शी नामक युक्ति में चिकित्सा जगत में किया जाता है। चिकित्सा जगत मतलब डॉक्टर इसका उपयोग अंतर्दर्शी यानी अंदर की वस्तु को देखने के लिए डॉक्टर ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। तो प्रकाश का संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि पहुंचाना है तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर विद्युत है या नहीं, इसे पता करने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है इसका उपयोग दूर संचार में होता है। तो दूर संचार आप समझते हैं, दूर संचार क्या क्या होता है। तो दूर संचार में किसका उपयोग होता है, ऑप्टिकल फाइबर का। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या कहता है, किसी चालक में आवेश के धारण करने की क्षमता को किसी चालक में, क्या चालक, अचालक नहीं कुचालक, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को आवेश, यहाँ आदेश लिखा गया गलती से, तो ऐसे आप आवेश कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, आवेश। तो आवेश तथा विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक में आवेश के धारण करने की क्षमता आवेश तथा विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, धारिता को C से सूचित किया जाता है और आवेश तथा विभवांतर के अनुपात, तो आवेश को Q से लिखते हैं, तो C बराबर Q बटे क्या V। तो इसका SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो इसका SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, किसका, विद्युत धारिता का SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लेके, किसी चालक है यदि उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें प्रवाह हो रहा है, तो उसकी क्या कहता है, प्रभावित करने वाले मतलब रोकने वाले कारकों के बारे में कुछ लिखिए। तो पॉइंट नंबर 1 है किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका दिया हुआ है। अब पॉइंट नंबर 1 कह रहा है चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चालक का क्षेत्र, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो चालक का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि उसे प्रभावित कितना करेगा, नहीं करेगा, या क्या करेगा, नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 है चालक के निकट अन्य चालकों की यदि उपस्थित रहता है, चालक के निकट अन्य चालक यदि उपस्थित रहता है तो वहाँ पर भी विद्युत धारिता को प्रभावित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है चालक के चारों ओर मध्यम की प्रकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मध्यम की प्रकृति। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह ऐसा ना हो कि यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन पर बल दिया है और ध्यान भी दिया है। तो चलिए धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसे देखते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक, यहाँ क्या है, एकांक, क्या है, एकांक, एकांक इसे कर लीजिएगा। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की परिमाण के धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत धारा की परिमाण को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। तो J बराबर क्या होता है, I बट्टे A होता है। तो आप इसे याद रखेंगे तथा इसका SI मात्रक, यानी धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको एम्पियर प्रति मीटर इनवर्स स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आया होगा।
इसी तरह मैं आपको 75 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो शक्ति गुणांक क्या है, तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ के यथार्थ मध्य शक्ति, देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ मध्य शक्ति, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यथार्थ मध्य शक्ति और आभासी मध्य शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। और शक्ति गुणांक के लिए क्या सूत्र होता है, तो उसे मैं भी लिख दिया हूँ। तो शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मध्य शक्ति बटा यह क्या है, बटा का चिन्ह है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं आभासी मध्य शक्ति, क्या लिख सकते हैं, आभासी में ये सब होगा आभासी मध्य शक्ति। तो चलिए इसी तरह आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार, यहाँ पर परतदार लिख लीजिएगा, क्या परतदार, क्या परतदार, ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार क्यों बना होता है। तो मैं आपको पीडीएफ में सुधार कर दूंगा, यहाँ पर आप किसी तरह एडजस्ट कीजिए और ध्यान से देखिए। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार क्यों बना होता है, तो इसका आंसर देखिए। ट्रांसफार्मर के करोड़ में फ्लक्स के कारण भाबर धारा उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर के करोड़ में फ्लक्स के कारण, किसके फ्लक्स के कारण कौन धारा उत्पन्न होता है, तो भाबर धारा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, विनाश होता है, नाश होता है या क्षय होता है। इसे कम करने के लिए करेंट को परतदार बनाया जाता है। यहाँ पर भी परतदार होगा और यहाँ पर भी परतदार होगा, तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्रांतिक कोण क्या है, परिभाषित करें। अब आपको थोड़ी साइज में बड़ा दिख रहा होगा, तो चलिए आपको अब अच्छा दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम में तबाही मचाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 11 को देखते हैं। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो ये परिभाषा है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्या कहता है, क्रांतिक कोण क्या है, परिभाषित करें। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान कितना पुराने के लिए, 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसे देखते हैं। किसी बिलगित निकाय के भीतर, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, किसी बिलगित निकाय के भीतर कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, किसी बिलगित निकाय के अंदर या भीतर कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश न तो नष्ट किया जा सकता और न ही निर्माण किया जा सकता है। आवेश न तो निर्माण किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, कोई भी आवेश एक विलगित निकाय के अंदर क्या रहता है, संरक्षित रहता है, उसे न नष्ट किया जा सकता और न ही निर्माण किया जा सकता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विद्युत आवेश, यहाँ पर क्या होगा, आवेश होगा, क्या होगा, आवेश। तो आप वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में सुधार करके दूंगा। तो आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो आप यदि टेलीग्राम पर जाते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। यदि व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो पिछले जो PDF दिया हुआ रहता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप टेलीग्राम पर ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखें। तो पॉइंट नंबर ए है कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश को ना हम निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश किसी विलगित निकाय के अंदर क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश योगात्मक होता है। क्या आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। तो देखते हैं, कहता है बढ़ती एकांक लंबाई में, यहाँ एकांक होगा क्या, बढ़ती एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ती एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो लैम्डा आप जानते हैं कैसे होता है, और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो अब वो ठीक हो चुका है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है विद्युत क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल अनुभव हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश का चारों ओर, कहीं पर कोई आवेश है, इस आवेश है, इसके चारों ओर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण यानी इसको खींच रहा है, प्रतिकर्षण इसको धकेल रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और सबसे टॉप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, गॉस का प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें। 5 नंबर में आता है और गॉस का प्रमेय को लिखिए, ये 2 मार्क्स में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से ही गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में उस पृष्ठ के आंतरिक आवेश का 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। है गॉस का प्रमेय को लिखें, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में, किसी बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका 1/ε0 गुना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो इसे देखते हैं, प्रति एकांक, यहाँ पर एकांक कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर एकांक कर लीजिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के पृष्ठ घनत्व को क्या कहते हैं, तो इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे यानी आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा का चिन्ह ऐसे होता है, तो आप इसे याद रखेंगे, सिग्मा का चिन्ह ऐसे होता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसे कूलम मीटर -2 भी लिखा जा सकता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसा भी ऑप्शन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विभव मापी के उपयोग को लिखें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं, विभव मापी का उपयोग निम्नलिखित है, ये आपके क्वेश्चन लिखने का तरीका होनी चाहिए। और अब मैंने 4 पॉइंट लिए हैं और उस 4 पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 है, 2 यहाँ पर 2 सेलो यहाँ पर होगा, क्या होगा, सेलो, 2 सेलो की विद्युत वाहक बल की तुलना करना। और पॉइंट नंबर 2 है, किसी सेलो
का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। इस यहाँ पर पहले करा दो सेलों को विद्युत वाहक बल की तुलना करना और यहाँ दो सेलों को विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना या निकालना। पॉइंट नंबर 3 है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का ज्ञात करना। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। पॉइंट नंबर 4 है दो प्रतिरोधों की तुलना करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है शंट क्या है। शंट क्या है, इसके उपयोग को लिखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता है। तो देखिए शंट क्या है, इसका उपयोग को देखते हैं। यह एक अल्पमान का प्रतिरोध है। शंट क्या है, एक अल्पमान का प्रतिरोध है जिसे गैल्वेनोमीटर की कुंडली में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको मात्र इतना ही याद रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। आप लिख सकते हैं। उपयोग इसका क्या है, शंट का क्या उपयोग है, तो देखिए दो उपयोग मैंने लिखा है। तो शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाता है। गैल्वेनोमीटर में जो उच्च धारा बह रहा होता है उसको क्षति होने से कौन बचाता है, तो शंट बचाता है। पॉइंट नंबर 2 है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में जो समांतर क्रम में होता है उसमें यदि शंट लगा देते हैं तो उसे हम आमीटर बनाया जा सकता है, यानी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें। मैं 75 क्वेश्चन को कराऊंगा। वीडियो हम जानते हैं कि थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्यूज तार के दो अभिलक्षणिक गुण को लिखें। तो आंसर है फ्यूज तार के दो अभिलक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं। ए नंबर है कम गलनांक। इसमें फ्यूज तार में क्या होता है, कम गलनांक तथा कम प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें देखते हैं, कहता है क्रांतिक कोण क्या है, परिभाषित करें। तो क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखना है। तो देखते हैं आंसर क्या है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसे समझिए। कहता है प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम यानी बहुत ही फहीका इलाका, और विरल माध्यम बहुत ही घना, तो बहुत फहीका से घना में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के लिए संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। कहता है आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे। तो आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर मैंने यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया हूँ, आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। इस तरफ आवर्धन, इस तरफ आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बॉक्स बनाकर पॉइंट 1 2 3 लिख सकते हैं और इस साइड भी 1 2 3 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ जो कि है आवर्धन के लिए मैंने लिखा कि बढ़ते भीम की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई, बढ़ते प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ बढ़ते होगा तो इसे देख लीजिएगा आप। बढ़ते प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है, प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण तथा वस्तु के द्वारा आँख पर बनाए गए कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। 2 नंबर है कि भी का मान बढ़ाने से आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें कहता है भी का मान बढ़ाने से आवर्धन का मान घटता है। तो एक दूसरे को अपोजिट चल रहा है, तो आप इसी तरह याद रखेंगे। इसका मान इन्फिनाइट ए प्लस इन्फिनाइट के बीच होता है। इसका मान इन्फिनाइट ए से इन्फिनाइट के बीच होता है। इन्फिनाइट ए प्लस से क्या होता है, इन्फिनाइट
के बीच होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब इसमें कहता है कि इसका मान d/f से 1 + d/f के बीच होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप बॉक्स बनाकर इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। कहता है कि समविभीतल क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में समविभीतल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, विद्युत क्षेत्र में समविभीतल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इसे समविभीतल कहते हैं। और बिंदु की दिशा तल के लंबवत होती है। क्या होती है? बिंदु की दिशा तल के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कूलम्ब के नियम को लिखे। तो कूलम्ब के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो कूलम्ब के नियम को लिखे। तो विद्युत बल के संबंध में कूलम्ब के 2 नियम है। कितने नियम है? कूलम्ब के 2 नियम है। तो फर्स्ट नियम देखते हैं। 2 आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थित हो तो उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और दूसरा नंबर नियम जो है, कहता है 2 आवेशों के बीच की दूरी स्थित हो तो उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप ये सभी क्वेश्चन को तैयार करके एग्जाम जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखें तथा अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का आप परिभाषा लिख दीजिए, वही उसका क्या हो गया? उपयोग। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। तो इसे ही आप लिख दीजिएगा, यही इसका उपयोग हो गया। या ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो यदि पूछेगा तो इसे ही लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अब उपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखे। तो उपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित है। तो देखते हैं आंसर क्या है। उपचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज वाली दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा, दुर्बल मतलब कमजोर प्रत्यावर्ती धारा निम्न वोल्टेज वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा में क्या बदला जाता है, यानी मजबूत प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th में भी आप इसे पढ़े होंगे और अब क्लास 12th में पढ़िए। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखें। तो इसका आंसर है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के 3 अंगुलियां कौन कौन? मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और क्लास 10th से ही आप पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के मुख्य विशेषताओं को लिखे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो मैंने यहाँ पर 3 विशेषता लिखे हैं, तो आप भी 3 विशेषता लिखिएगा। यह युग्मित तरंग होती है। क्या होती? युग्मित तरंग होती है। तो F = CB होता है, जिसे ध्रुवित किया जा सकता है। जिसे क्या किया जाता है? ध्रुवित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है, यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। यह क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें से आप कमेंट को गोले की तरह बॉक्स में जरूर छापिएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, और ध्वनि कैसी तरंग है, इसे भी बताइएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एम्पीयर का परिपथ्य नियम क्या है? तो किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल अस्थायी विद्युत धारा म्यू नोट गुना होता है। यहाँ पर विद्युत कर लीजिएगा, क्या विद्युत कर लीजिएगा, विद्युत धारा का म्यू नोट गुना होता है। तो म्यू ऐसे होता है, तो म्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं भी लिखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है? तो इसका रीज़न बताना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। उगते तथा डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आँख में पहुँचती है। उगते तथा डूबते सूर्य वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है। क्या करता है? बहुत अधिक दूरी तय करने के बाद हमारे आँख पर पहुँचती है। इस किरणों का मार्ग धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा, इस किरणों का जो मार्ग है धूल के कणों तथा वायु के अणुओं के द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णित होता है। क्या होता है? बहुत अधिक प्रकीर्णित होता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीला एवं बैंगनी किरणें वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, अतः हमारी नेत्र तक केवल लाल रंग का प्रकाश ही पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। लेजर किरणें के गुण को लिखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर किरण के गुण। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है, लेजर किरण क्या होती है? दिशात्मक होती है। पॉइंट नंबर 2 है, लेजर किरण एक वर्णी होती है, यानी एक कलर की होती है। लेजर किरण अति कला संबंध होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लूँगा, जिस क्वेश्चन में समझाने वाली बात है उसी में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित होते हैं, किसी संचरण माध्यम जिनमें अनेक पदार्थ के कण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। तो इन कणों को टकराकर प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब वायुमंडल में बहुत से कण धूल कण के रूप में उड़ रहे हैं, तो उस कणों से टकराकर बहुत से प्रकाश की किरण क्या होती है? फैल जाती है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉरेंज बल क्या है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर कार्यशील बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल को F से सूचित किया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए, और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, तो लॉरेंज बल को F से सूचित किया जाता है, तो F बराबर क्या होता है? Q इंटू E प्लस V गुना B होता है। तो F बराबर क्या होता है? तो Q इंटू E प्लस V गुना क्या होता है? B होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो पूछता है लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहता है कि मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर। कहता है प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को मोबिलिटी कहते हैं।
तो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं, इसे म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बटे ई होता है। क्या होता है, वी डी बटे ई। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यदि इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता है तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद कीजिएगा। तो यदि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जोड़ देता है तो आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे में फिक्स रहता है। तो चलिए देखते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, दो समान परिमाण यानी उसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान, लेकिन आवेश विपरीत यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव आवेश को न्यूनतम दूरी पर रखा जाता, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो कहता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी, वैद्युत द्विध्रुव आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी, क्या कहता है, उसके बीच की बहुत कम दूरी को क्या कहते हैं, अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पी एन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसी व्यवस्था को पी एन संधि जंक्शन डायोड कहते हैं। जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के बगल में रखा जाता है तो वैसी ही व्यवस्था को पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं या संधि डायोड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आया होगा। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इसके आप गुण अवश्य ही याद कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो चलिए देखते हैं एक्स किरण का उपयोग। तो एक्स किरण के 2 उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। तो एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो एक्स किरण का वेग किसके वेग के बराबर होता है, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब ये ऑप्शन में नहीं देता है, क्या देता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या देता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 जीरो घटाया है, 10⁻³ मतलब 1000। तो 1000 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या किलोमीटर दे दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट है, एक्स किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोई विक्षेपित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन। मानिए एक कोई ज्यामितीय छाया है और यहाँ से प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से क्या होगा, लौटने की घटना को प्रकाश की क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। आप इस तरह के एक छड़ ले लीजिए और यहाँ पर चौला बना दीजिए और यहाँ से प्रकाश डालिए और ये लौट गया इस तरह से, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 39 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कूलम्ब के नियम की सीमा को लिखे। तो कूलम्ब की नियम की सीमा क्या है, निम्नवत है, मतलब नीचे दर्शाया गया है। तो पॉइंट नंबर ये है, यह एक प्रायोगिक मान है। कूलम्ब का नियम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ है। क्या है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 है,
यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। यह केवल किसी बिंदु आवेश के लिए ही क्या होता है, सत्य होता है। तो कूलम के नियम के पॉइंट तीसरा है, कहता है 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कूलम का नियम जो है वह 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर लिखे तो आप यही लिखिएगा, और प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है तो आंसर आप यही लिखेंगे। अंतर भी पूछे तो यही, और इसका इस तरह भी पूछे परिभाषा तो इसी तरह लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 40। तो इसमें क्या कहता है, प्रतिघात। पहले देखते हैं प्रतिघात किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L परिपथ एवं C परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 मिनट में याद होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L परिपथ एवं C परिपथ के प्रतिरोध, सीधा L परिपथ तथा C परिपथ के प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात कहते हैं। अब कहता है प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो हाँ, प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है, और प्रतिबाधा का भी एसआई मात्रक ओम होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं प्रतिबाधा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LR परिपथ, CR परिपथ एवं LCR परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, LCR परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डोपिंग क्या है, तो देखते हैं डोपिंग क्या है। किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। किसी अर्धचालक में, किसी सेमीकंडक्टर में अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे देखिए, कहता नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर निम्नवत है। आप आंसर लिखने से पहले इस तरह लिखेंगे। अब इस तरह से टॉपिक दीजिएगा नाभिकीय संलयन, और इस तरह से लिखिएगा, 2 हल्के नाभिक को जोड़कर एक बड़े नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। आपके पास छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं, उसे जोड़कर एक बड़े टुकड़े का यदि निर्माण कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, नाभिकीय संलयन। उसी तरह नाभिकीय विखंडन है, एक बड़े नाभिक को हल्के हल्के नाभिक के रूप में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यदि आपके पास एक बड़े ईंट है, यदि आप उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिए तो उसे आप नाभिकीय विखंडन कह सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिर्फ उदाहरण के लिए है, आप इस तरह लिख नहीं सकते हैं। तो चलिए जिस तरह मैंने आपको बताया है आंसर लिखकर उसी तरह लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर। तो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में अंतर भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह ऐसे करके लिख लीजिएगा, इस तरह पी टाइप और इस तरह एन टाइप, TYP टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक लिख सकते हैं। और इस तरह से 1 2 3 इधर लिखा हुआ है और इधर 1 2 3 करके लिख सकते हैं। मैंने इस तरह लिखा हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक, तो इसके देखते हैं। कहता है इसमें नैज अर्धचालक में के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। पी टाइप में कौन संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, तो त्रिसंयोजी, आप इसे याद रखेंगे। और इसमें
और एन टाइप अर्धचालक में नैज अर्धचालक के साथ पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? पंचसंयोजी। पी टाइप में त्रिसंयोजी, एन टाइप में पंचसंयोजी। तो आप इसे याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट है, कहता है कि इसमें बहुसंख्यक वाहक छिद्र होते हैं। यहाँ पर छिद्र है, वहाँ पर होल्स रहेगा लिखा हुआ, तो छिद्र को ही होल्स कहते हैं और इसे बीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीवर। तो आप इसे याद रखेंगे, होल्स को छिद्र तथा बीवर कहते हैं। तो इसमें यानी पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। लेकिन एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आप इसे किस तरह याद रखेंगे? एन टाइप क्या होता है? एन से निगेटिव होता है। निगेटिव किस पे चार्ज रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है कि इसमें अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अल्पसंख्यक यानी कम मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अल्पसंख्यक वाहक छिद्र होते हैं। छिद्र यानी होल्स या बीवर होते हैं। तो कम मात्रा में एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं? छिद्र अर्थात बीवर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्यावर्ती धारा तथा डिश धारा में अंतर लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा में अंतर निम्नलिखित है। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। तो 1 नंबर देखते हैं पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन डिश धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 2 है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन वितरण सस्ता होता है। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन वितरण क्या होता है? सस्ता होता है, लेकिन डिश धारा का उत्पादन वितरण बहुत महंगा होता है। बिल्कुल अपोजिट है। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 है, प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है, लेकिन डिश धारा का मशीन क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, फैक्स क्या है? क्या है? फैक्स क्या है? तो इसका आंसर है, इसका पूरा नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफी है। फैक्स का पूरा नाम क्या है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इसका उपयोग किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने में किया जाता है। जिस तरह फैक्स की पूरा नाम क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। तो इसका उपयोग दस्तावेज को दूरस्थ यानी बहुत दूर स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने में किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप से आप या जीमेल से किसी को फ़ोटो या कुछ भी दस्तावेज भेजते हैं, उसी तरह फैक्स का उपयोग उसी सब चीज़ को भेजने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, लाल रंग खतरे का निशान के रूप में प्रयुक्त होता है, क्यों? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है अन्य रंगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। फलतः इसका परिकर्णन कम होने के कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तथा परिकिरणन कम होने के कारण यह दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लाल रंग जो है वह दूर से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अर्थात कोहरे वाली मौसम में भी दिखाई पड़ता है। यह कारण है कि खतरे का निशान लाल रंग होता है। क्या होता है? खतरे का निशान लाल रंग होता है। उम्मीद करता हूँ कि 46 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आता है, तो आप इसे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इसे बना सकते हैं। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर।
तो वहाँ मिसप्रिंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से। तो आप यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में सुधार कर दूंगा, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है और इसे पी से सूचित किया जाता है। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f। तो इसे याद रखिएगा। और यदि दे देगा आपको एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप उसको पहले मीटर में बना लीजिए। तो 20/100, तो एफ का मान क्या होगा, 20/100। तो 1/20/100, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 100/20, तो इसे काटेंगे तो 5 से कटेगा, अर्थात इस लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। चूँकि उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस पॉजिटिव। तो वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा, तो आप इस तरह से वहाँ पर समझ लीजिएगा। उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण भी पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस निगेटिव होता है, अवतल दर्पण भी निगेटिव होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधनों से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधनुष की परिभाषा आपको लिखना है। तो प्राथमिक ईंधनुष किसे कहते हैं, देखते हैं। तो अंतर पूछ रहा, तो अंतर को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक ईंधनुष में अंतर। वर्षा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा वर्षा, क्या वर्षा के बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार आपतन एवं 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से निर्मित प्राथमिक ईंधनुष कहलाता है। वर्षा के बूंदों पर आपतित प्रकाश की 2 बार आपतन, 2 बार क्या होना चाहिए, आपतन होना चाहिए, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से निर्मित क्या बनता है, प्राथमिक ईंधनुष। पॉइंट नंबर 2 है, तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 से पहले मैं द्वितीयक ईंधनुष में पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। तो अंतर है, तो इसे तुलना करना है दोनों से, तो इसी तरह से तुलना किया जाता है। तो वर्षा की, यहाँ पर वर्षा छूट गया, तो आप यहाँ पर वर्षा कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में सुधार दूंगा। तो वर्षा के बूंदों को 2 बार अपवर्तित प्रकाश की 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से निर्मित इंद्रधनुष को द्वितीयक ईंधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक ईंधनुष कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं प्राथमिक ईंधनुष में। तो इसकी बाहरी किनारे लाल रंग तथा आंतरिक किनारे बैंगनी रंग की होती है। किसकी, प्राथमिक ईंधनुष का बाहरी किनारे लाल रंग तथा आंतरिक किनारे बैंगनी रंग की होती, तथा द्वितीयक ईंधनुष में इसकी, यहाँ पर इसकी कर लीजिएगा, या इसके बाहरी यानी द्वितीयक ईंधनुष बाहरी किनारे बैंगनी तथा आंतरिक किनारे लाल रंग की होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो धातु की सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहते हैं, धातु की सतह, मानिए ये क्या है, एक धातु की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है। चलिए ये प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर प्रकाश की लाइट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, प्रकाश की लाइट। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, गतिशीलता या मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं। गतिशीलता का ही इंग्लिश नाम मोबिलिटी है, लेकिन गतिशीलता नहीं पूछकर मोबिलिटी ही आपको पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। ट्रांसफार्मर में जो ताम्र क्षय लगा हुआ होता है, तो उसको समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है,
प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे क्या कहते हैं? ताम्र क्षय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को आज देख लेते हैं और इससे आगे मैं अगले वीडियो में करूँगा। यदि इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ही जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं आपको PDF दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि सौर सेल से आप क्या समझते हैं? तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सौर सेल कहते हैं। तो सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगा अगले दिन। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।